हेलो एवरीवन। हम लोग आज सीए फाउंडेशन का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी एक्ट वन शॉट में आज पूरा की पूरा डिस्कस करेंगे। दिस विल बी रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स मेड टू द 2026 ऑनवर्ड्स। जो लोग अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो रेलेवेंट रहेगा। ठीक है। जनरली एलएलपी ये आपको फाउंडेशन लेवल पे काफी बेसिक स्टेज पे दिया है। मोस्ट प्रेस ऑन एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट, ये दोनों एक्ट के ऊपर आगे इंटर में और पैनल्स में आपको ज्यादा काम करना है। इसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक तरह से इंट्रोडक्शन चैप्टर है। ठीक है। अराउंड 5 to 7 मार्क्स का वेटेज रहेगा इस चैप्टर। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बट स्कोरिंग है। आप ये 5-7 मार्क्स पूरे के पूरे ले सकते हो, ऐसा ये चैप्टर है। ठीक है। तो शुरू करते हैं विद एलएलपी एक्ट 2008। सबसे पहले ईयर याद रखना, 2008। इसी का दूसरा है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसका ईयर है 1932। आपको ईयर कोट करना पड़ेगा जब भी आप एक्ट का रेफरेंस दोगे। ठीक है। लेट अस स्टार्ट। ओके। सो ओके, ये बिल पास हुआ है 2008 में। एक्चुअल में ये प्रेसिडेंट का असेंट मिला था 7 Jan 9 को। डज नॉट मैटर। ठीक है, हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, इसका नाम रखा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। भले ही ये 2009 में साइन हुआ है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस फॉर अस। 8 इसका नाम दिया है। ठीक है। रेलेवेंट पॉइंट ये है, एलएलपी एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को भी ये एप्लीकेबल है। सो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। ठीक है। देन रेलेवेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर इस एक्ट में टोटल 81 सेक्शंस है और 4 शेड्यूल्स है। ठीक है। वैसे बहुत याद रखने की जरूरत इसको एज ऑफ नाउ नहीं है। हर एक शेड्यूल में क्या दिया है वो लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे फर्स्ट शेड्यूल में, ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये आपको एग्जाम परस्पेक्टिव रेलेवेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये सब है एक्ट में। ठीक है। सो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है कि पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। ठीक है। एज वेल एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है। ठीक है। और पार्टनर्स के और एलएलपी के बीच में जब कोई एग्रीमेंट प्रॉपरली ना बना हो तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने, वो दिए है फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल बोलता है अगर आपको कोई पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। थर्ड शेड्यूल बोलता है आपको अगर कोई प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। फोर्थ शेड्यूल में बोला है कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और इसको आपको एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब दिया है शेड्यूल्स क्या है। ओके। रेलेवेंट आपके लिए क्या है कि इसके ऊपर कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, ये वही मिनिस्ट्री है जो कंपनीज के लिए भी काम करती है। सो इंडिया में जो कंपनीज बनेंगे उसके ऊपर की मिनिस्ट्री इज एमसीए, और यही मिनिस्ट्री एलएलपी के लिए भी काम करती है। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैंड इन हैंड काम करेंगे। सो एमसीए के साथ में कौन है, आरओसी है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ही बोला है आरओसी। तुझे ही देखना है कंपनीज का भी और तुझे ही देखना है एलएलपी का। मतलब एमसीए और आरओसी दोनों मिल के ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का सारा रूल्स रेगुलेशंस बनाना, उसके ऊपर कंट्रोल रखता है। जबकि पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो हमारी पार्टनरशिप बनती है, उस पार्टनरशिप के ऊपर आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ये कंट्रोल रखता है। ठीक है। सो आरओएफ का कंट्रोल नॉर्मल फर्म के ऊपर है और एलएलपी के लिए आरओसी उसके ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है। देन ये तो ठीक है, दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी बिकॉज उनके लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया है, तो उनके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगे। ठीक। हाँ, एक याद रखना, एक नया अमेंडमेंट एक्ट भी आया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, जो 2008 के जो प्रोविजंस है उसमें अगर सरकार को कुछ चेंजेस करने हैं तो वो अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं। वो एक्ट रिसेंटली 2021 में आया था। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट एलएलपी की
एलएलपी क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है। सो ऐसा समझ लीजिए आप कि जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है उसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बराबर। और जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है उसका एक प्रॉपर गवर्नेंस है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है काम करने का। उसमें आप प्रोफेशनल एक्सपर्टीज से एक अच्छा काम कर सकते हो, बट उसके अंदर थोड़े से ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बट वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, और वहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड है, जबकि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड। तो अगर हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो यहाँ से कुछ क्वालिटीज ले और वहां से कुछ क्वालिटीज ले, तो उसको हमने बना दिया एलएलपी। ठीक है। ये आपको, इट अलाउज इट्स मेंबर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ पार्टनरशिप। आप इंटरनली कैसे काम करते हो ये हमारा रूल नहीं बोलेगा, ये आप आपका डिसाइड करो। ये फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आ रही है? पार्टनरशिप से आ रही है। सो एलएलपी में पार्टनर्स को फ्रीडम है कि वो उनके बीच के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू अ अग्रीमेंट। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने को मिल गया पार्टनरशिप से कि आप आपके पार्टनर्स के बीच में अपना काम का तरीका डिसाइड कर लीजिए। ठीक है। और एलएलपी को ये मिला पार्टनरशिप से, और एलएलपी को कंपनी से क्या मिला? कंपनी से मिला लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर। मतलब आपकी लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, किसी और के काम के लिए आप जिम्मेदार नहीं। पार्टनरशिप में क्या था? अगर कोई पार्टनर कुछ करे तो दूसरे पार्टनर्स लायबल रहेंगे। वो फीचर यहाँ पे निकाल दिया। और कंपनी से, मतलब बेसिकली हमने कंपनी से लिमिटेड लायबिलिटी उठाया, पार्टनरशिप से हमने फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस उठाया, और बना दिया एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसको आपने प्यार से बोल दिया लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। तो एलएलपी है क्या? इट इज अ लीगल बिजनेस एंटिटी। जैसे पार्टनरशिप वाज नॉट अ लीगल बिजनेस एंटिटी, उसका अलग से सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस नहीं था, बट एलएलपी का है, विद लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। इट गिव्स अस द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट। ज्यादा खर्चा नहीं है एलएलपी रन करने में जितना कंपनी में आता है। और साथ में पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया है इन ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो दोनों जगह से कुछ ना कुछ क्वालिटीज उठाए और एक अपना ही बना दिया ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम रख दिया एलएलपी। ठीक है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है। और उसके खुद के एसेट्स के लिए एलएलपी खुद लायबल, उसके एसेट्स के लिए एलएलपी खुद लायबल, उसके एसेट्स का पूरा लाइब पूरा की पूरा जिम्मेदारी उनका, लायबिलिटी की जिम्मेदारी पूरा उनका। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड। पार्टनर्स को कुछ हद तक लिमिटेड लायबिलिटी लेनी है, बाकी सारी लायबिलिटी एलएलपी की है। ठीक है। देखते हैं वो क्या रहेगा, वो आगे आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक बार के लिए शुरुआत कर दिया कि एलएलपी का मतलब क्या है। सो इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ organization between a company and a partnership. ठीक है। So it's a new form of business, alternate to a normal company, allows the partners the flexibility of organizing. LLP itself will be liable to the full extent of its assets, and liability of partners is limited. ये कुछ बातें जो हमने अभी देखी वो वापस रिपीट हुई है इन फॉर्म ऑफ डायग्राम। ओके। इस यूनिट में देर आर वेरियस डेफिनेशंस विच आर इंपॉर्टेंट। इसमें से पहला डेफिनेशन इज बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। आपको पता है जनरली डेफिनेशंस होते हैं हर एक एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो, आपको आता है बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन बताओ, तो आपको अगर ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी इतना अगर नहीं भी लिखते आ रहा होगा तो भी चलेगा। आप अगर सिंपली सेक्शन एज पर सेक्शन 2 इतना भी लिख दो, एज पर सेक्शन 2 ऑफ एलएलपी एक्ट, तो भी चलेगा। ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, इसका रेलेवेंस बाद में है, बट एक चीज समझ लीजिए, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन दे क्यों रहा है। आपको अगर पता हो
तो एलएलपी में कौन रहेंगे? पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं? तो इसमें दो बातें हैं। एक, कोई भी इंडिविजुअल एक पार्टनर बन सकता है, जैसे आप में, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब आपको अगर कोई भी एलएलपी में पार्टनर बनना है तो एक तो आपको इंडिविजुअल बनना है या बॉडी कॉर्पोरेट रहना है। आप अगर कोई भी हो जो ये दोनों में से नहीं हो तो आप एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते। सो इसीलिए बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट कि बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या। इंडिविजुअल समझने में दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? It means a company as defined in clause 20 of section 2 of companies। बेसिकली एक सिंपल से फॉर्मेट बता दूं तो ये आपकी इंडियन कंपनी है, ठीक है, जो कि एज पर इंडियन, सो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 उसमें लिखा हुआ है कि जो कंपनी इंडिया में फॉर्म हुई है वो एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। वो है पहला पहला बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा, एक कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है इसको आप बोलोगे फॉरेन कंपनी, ठीक है। देन एक ऐसी एलएलपी जो इस एक्ट के अंडर बनी है, और एक ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी है। मतलब सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, एक इंडियन एलएलपी और एक फॉरेन एलएलपी, ये चारों ही सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है। तो क्या HUF बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? जवाब है नहीं। तो क्या HUF किसी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है? नहीं। क्या आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं। क्या वो किसी पार्टनर एलएलपी का पार्टनर बन सकती है क्या? तो जवाब है नहीं। आपको एक तो इंडिविजुअल बनना है या तो बॉडी कॉर्पोरेट। दो इंडिविजुअल्स बना सकते हैं, बना सकते हैं। दो बॉडी कॉर्पोरेट बना सकते हैं, बना सकते हैं। एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट बना सकता है, बना सकता है, और बाकी कॉम्बिनेशन चलेंगे, बट कॉम्बिनेशन सिर्फ इन दोनों के होंगे। जो लोग बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं आते हैं वो लोग एलएलपी नहीं बना सकते, एज सिंपल एज, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड, इनको स्पेशली एक्सक्लूड किया गया है। अ कॉर्पोरेशन सोल, बेसिकली एक ऐसा पोजीशन जो आप होल्ड कर रहे हो, जो स्टेचुटरी पोजीशन है, और वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप एलएलपी का पार्टनर बनो। जैसे अगर आप प्रेसिडेंट हो, या आप गवर्नर हो किसी भी स्टेट के, तो आप लोग एक एक चेयर को रिप्रेजेंट करते हो, एक कुर्सी को रिप्रेजेंट करते हो। और आप जब तक उस कुर्सी पे बैठे हो तब तक आप उस कुर्सी को दिखा रहे हो। आप कोई और नहीं हो, तो आप वो कुर्सी हो, आप वो पोजीशन हो। तो जब तक आप उस कुर्सी पे बैठे हो तब आप एलएलपी में एंटर नहीं कर सकते हो। इनको हमने एक्सक्लूड किया है एज कॉर्पोरेशन सूट, ठीक है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ, इसको भी स्पेशली एक्सक्लूड किया गया है। एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। तो सिंपल 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 फॉर्मेट में अगर मैं जाऊं तो व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? कोई भी इंडियन कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी इंडियन एलएलपी, कोई भी फॉरेन एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है। और क्या क्या एक्सक्लूड किया है? तो एक्सक्लूड किया है कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एनी अदर। तब कुछ मेंशन नहीं है, जब कुछ मेंशन किया जाएगा तो वो एनी अदर में आएगा, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन एज इट इज रिमेम्बर करना है, इसको 10 बार लिख के निकालिए, ताकि आपको आपको वर्ड्स ये नहीं यूज करना है। डोंट यूज द वर्ड इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ऐसा वर्ड यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए। एग्जाम में आपको यही लैंग्वेज लिखनी है। एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट wording should be exactly the same what is there in the act, ठीक है। देन सेकंड डेफिनेशन नॉट इम्पोर्टेंट। बिजनेस मतलब हर एक ट्रेड, हर एक प्रोफेशन, हर एक सर्विस, एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सक्लूड, ठीक है। तीसरा एक है डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसका डेफिनेशन से ज्यादा बाद में आगे आगे आएगा, उसका इंफॉर्मेशन तब डिस्कस करेंगे, ठीक है।
एंटिटी, एंटिटी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स, ठीक है ये आप छोड़ सकते हो। फाइनेंशियल ईयर, अगला इंपॉर्टेंट वाला डेफिनेशन आपके लिए है, वो है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू द एलएलपी मींस द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जैसे इंडिया में हम लोग 1 अप्रैल 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर एलएलपी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। However, in the case LLP is incorporated after 30th September of the year, मतलब मान लीजिए एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ 1 दिसंबर 2025 को, ठीक है, आफ्टर 30th September, तो फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन 31st March ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। इसका मतलब नॉर्मली ये ईयर कब एंड होता, 31st March 2026 को एंड होता, बराबर है। अगर आपने एलएलपी बनाई होती 1 दिसंबर 2025 को, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होता 31st March 2026। बट उन्होंने बोला है कि अगर आप 30th September के बाद कोई एलएलपी बनाते हो, तो आप उसका जो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग है वो 1 साल आगे ड्रैग कर सकते हो, 26 के बजाय 27 में आप पहला ईयर एंड करो। मतलब कब से चालू हुआ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 25 26 के 4 महीने, और 26 27 के टोटल 12 महीने, ऐसे टोटल 16 महीनों का आप आपका पहला फाइनेंशियल ईयर बोलोगे, ठीक है। पर ये कब, अगर सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर के बाद अगर आपकी बात 30 सितंबर को भी अगर होता है, तो यही साल में आपको दिखाना है। मान लीजिए, सो इफ द आई एम गिविंग यू फ्यू डेट्स, ठीक है। सो कंपनी एलएलपी शुरू हुआ 1 अप्रैल 25 को, फिर हुआ फर्स्ट, एक दूसरा हुआ 1 जुलाई 25 को, एक हुआ है 1 सितंबर 25 को, एक हुआ है 1 अक्टूबर 25 को, एक हुआ है 1 दिसंबर 25 को, एक हुआ है 1 मार्च 26 को। मुझे बताना है कि इन सब के फाइनेंशियल ईयर, पहला फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा। सो 1 4 25 को हुआ है, 30th September से पहले हुआ है, इसका नॉर्मल जैसे एंड होना है वैसे एंड होगा। एक 1 जुलाई बिफोर 30th September है, जैसे एंड होना था वैसे एंड होगा। 1 सितंबर बिफोर 30th September है, सो 31st March 26। 1 अक्टूबर ये 30th September के बाद वाली डेट है, तो इस बार आपको 1 साल एक्सटेंड करके मिल सकता है। 1 दिसंबर भी बाद में आता है, 1 साल एंड करके मिलेगी। 1 मार्च ईयर एंड होगा 31st March 27। तो 30th September के बाद आप आपका फाइनेंशियल ईयर 1 साल के लिए आगे ड्रैग कर सकते हैं। दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ओके, देन फॉर एन एलएलपी का मतलब ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट फॉर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हुई है, ठीक है। ओके, एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, कोई भी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स विच डिटरमाइन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो दो तरह से, एक एलएलपी और पार्टनर्स, इनके बीच का रिलेशन दिखाती है, और पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअली क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है वो दिखाने वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको हम बोलोगे एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनर की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, ये आपके लिए रेलेवेंट डेफिनेशन आ गई वापस, दैट इज स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी, नाउ स्मॉल एलएलपी क्या होती है, तो कुछ क्राइटेरियाज है, वो क्राइटेरियाज जो एलएलपी पूरा करती है उनको हम स्मॉल एलएलपी बोलेंगे। आपको आपको आगे कुछ नहीं दिया है ऑफ स्मॉल एलएलपी की, स्मॉल एलएलपी बना के होगा क्या, वो आपको आगे आएगा इन द नेक्स्ट एग्जाम्स, इंटर इंटर में आपको समझेगा कि स्मॉल एलएलपी का पर्पस क्या है। एज ऑफ नाउ फाउंडेशन लेवल पे आपको सिर्फ स्मॉल एलएलपी ऐसा कुछ होता है ये पता होना चाहिए, उसका उसका क्राइटेरिया, ठीक है।
तो ऐसा एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन की पार्टनरशिप में पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज, मतलब कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख, 25 लाख रुपए तक चलेगा, 25 लाख भी चलेगा। 25 लाख 1 रुपया भी हो जाता है तो वो स्मॉल एलएलपी नहीं काउंट होगा, ठीक है। और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, तो ये तो मैक्सिमम लिमिट है। सरकार चाहे तो आज ये 25 लाख है, कल सरकार इसको 50 लाख बना देगी, फिर बाद में शायद 1 करोड़ बना देगी, शायद 2 करोड़ बना देगी, तो मैक्सिमम सरकार इसको खींच सकती है 5 करोड़, ठीक है। बट आपको कौन सी लिमिट याद करनी है, आपको लिमिट याद रखनी है 25 लाख की, अभी की लिमिट है 25 लाख, ठीक है। दूसरा, जिसका टर्नओवर का मतलब है सेल्स, टर्नओवर मतलब बेसिकली सेल्स, एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। क्या आपको यही वर्ड लिखना है? यस, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखोगे, सो यू हैव टू यूज द वर्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, यही वर्ड्स यूज करना है। सो ये स्टेटमेंट के हिसाब से टर्नओवर कब का? इमीजिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का, डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज, मतलब ये होना चाहिए अप टू 40 लैक्स। अच्छा, ये दोनों क्राइटेरियाज और में है क्या? तो नहीं, ये क्राइटेरिया एंड में है, मतलब आपको ये दोनों क्राइटेरियाज पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है, कि आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से तक होना चाहिए, आपका टर्नओवर पिछले साल का 40 लाख तक होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़, ये तो पता है आपको कि ये मैक्सिमम अमाउंट है, एज ऑफ नाउ 40 लाख है। सरकार चाहे तो इसको बढ़ा बढ़ा के 50 करोड़ तक लेके जा सकती है, एज ऑफ नाउ तो 40 लाख, ठीक है। और साथ में बोला है एनी अदर रिक्वायरमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज ऑफ नाउ तो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। तो एक स्मॉल एलएलपी कब स्मॉल एलएलपी कहलाएगी, वापस एक बार देख लेते हैं। स्मॉल एलएलपी क्राइटेरिया सिंपल है, जब पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ठीक है। सो यू कैन से लेस देन और इक्वल टू 25 लैक्स। और दूसरा, उनका टर्नओवर पिछले साल का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 40 लाख से कम होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, तो आप उस एलएलपी को स्मॉल एलएलपी बोलोगे। ये इतना ही आपको याद रखना है, ओके। देन पार्टनर्स, सो पार्टनर्स कौन कौन बन सकता है? सेक्शन 5 ने बताया है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, हमने पहले डिस्कस किया, कैन बी अ पार्टनर। हाउएवर इंडिविजुअल शैल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकम पार्टनर, अगर वो अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट ने फाइंड कर लिया कि ये अनसाउंड माइंड का है, या वो एक अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, भिखारी है, उसके पास पैसे नहीं है, उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, या उसने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए और अब तक उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, अब तक कोर्ट ने उसका एप्लीकेशन लिया नहीं। तो एक तो वो इंसॉल्वेंट है, ये मान लिया गया है, या उसने इंसॉल्वेंसी के लिए, यू कैन अप्लाई, ठीक है, इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हो कि मुझे इंसॉल्वेंट करार करिए ताकि मैं मेरी लाइबिलिटीज से मुक्त हो जाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो उसने एप्लीकेशन किया है, वो एप्लीकेशन अब तक कोर्ट ने लिया नहीं है, एक तो वो सिनेरियो है, या उसको बोल दिया है कि तू इंसॉल्वेंट है, या वो अनसाउंड माइंड का है। अगर ये आ, ये बातें होंगी पार्टनर से, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है एलएलपी का कोई भी पार्टनर, ठीक है। देन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सो वी नो दैट कोई भी पार्टनरशिप के लिए 2 लोग चाहिए, वैसे एलएलपी के लिए भी कम से कम 2 लोग चाहिए। हाँ, ये क्राइटेरिया प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
काफी लिखते वक्त काफी लैंग्वेज काफी खराब है, एक बार वापस देखना है आराम से, ठीक है। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो टू, मतलब कोई एक ही बंदा रह गया पार्टनर, एंड द एलएलपी कैरीज ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, दो पार्टनर्स में से एक पार्टनर चला जाता है, एलएलपी बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है और 6 मंथ्स बीत चुके हैं, अभी भी दूसरा पार्टनर अपॉइंट नहीं हुआ है, तो जो अकेला पर्सन बचा है ड्यूरिंग द टाइम that is so carried on the business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the operations of LLP incurred during that period। मतलब क्या, मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 को एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या एक पार्टनर निकल जाता है, तो यहाँ पे हो गया एक ही पार्टनर। अब वो अकेले पार्टनर ने बिजनेस कंटिन्यू किया, सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक भी बिजनेस चल रहा था और कितने मेंबर्स थे, एक ही मेंबर थे। तो ये 6 महीने के लिए, ये 6 मंथ्स में आपने जो भी लायबिलिटी इनकर करी होगी उसकी लायबिलिटी है एलएलपी के ऊपर, एलएलपी जिम्मेदार निकाल। बट 6 महीने हो चुके हैं और आप अभी भी बिजनेस कर रहे हो, आप अभी भी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये 6 महीने बाद की जो लायबिलिटी है उसके लिए ये जो अकेला पर्सन है, ये पार्टनर, वो लायबल रहेगा 6 महीने बाद वाले कामों के लिए। तो उन्होंने ये 6 महीने में एक दूसरा पार्टनर ढूंढ लेना है और ऐड कर लेना है। अगर आप ऐड नहीं करते हो तो आपको मालूम है आप अकेले बिजनेस को चला रहे हो और 6 मंथ से ज्यादा का समय हो चुका है, तो 6 मंथ खत्म होने के बाद अगर आप कुछ भी काम करते हो उसके लिए एलएलपी जिम्मेदार नहीं रहेगा, पार्टनर जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, ये दिया है सेकंड वाले पॉइंट। ओके, अगला इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 5, तीनों के सेक्शन नंबर्स याद रखना है। 5 में बोला है पार्टनर कौन रहेगा, 6 में क्राइटेरिया दिया है मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स का, और 7 में बोला है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन रहेगा। ठीक है, तो पार्टनर्स अलग, इसमें एक बेटर क्वालिटी बोल सकते हो, या क्वालिटी से अच्छा है, इसमें कुछ और जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ठीक है, एवरी एलएलपी शैल हैव एट लीस्ट टू, कम से कम दो, मिनिमम दो बोल सकते हो आप। ठीक है, बट लिखना नहीं है मिनिमम दो, लिखना एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, हु आर इंडिविजुअल्स, कम से कम दो लोग होने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो कि इंडिविजुअल्स होंगे, और उनमें से कोई तो एक आदमी रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। अब दो तीन केसेस देखते हैं। ठीक है, तो एक फर्स्ट केस है जिसमें एक इंडिविजुअल है जो इंडियन है और एक इंडिविजुअल है जो फॉरेनर है, ये दोनों ने मिलके बनाई एलएलपी। तो ये दोनों पार्टनर्स चलेंगे दोनों ने एलएलपी बनाई। क्या इन दोनों को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो? यस, क्योंकि इसी को, इसको भी बनाओगे ये भी इंडिविजुअल है, इसको भी बनाओगे ये भी इंडिविजुअल है, और दोनों में से एक आदमी इंडियन रेसिडेंट है, तो चलेगा। ठीक है, अब एक इंडियन है, रेसिडेंट है, और एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इन दोनों ने मिलके बनाई है एलएलपी। ठीक है, अब क्या दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए? यस, मुझे ये तो इंडिविजुअल बन जाएगा, पर बॉडी कॉर्पोरेट तो इंडिविजुअल है नहीं, तो आगे क्या बोला है वो देखते हैं एक बार। ठीक है, इफ in LLP all the partners are body corporate or in which one or more partners are individuals and body corporate, at least two individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate shall act as designated partners। मतलब हम बोलेंगे इंडिविजुअल, तू तो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही,
बॉडी कॉर्पोरेट तुझे एक नॉमिनी को लाना पड़ेगा, और उस नॉमिनी को हम बनाएंगे तेरे तरफ से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो कि एक इंडिविजुअल रहेगा। ठीक है। और एक रेसिडेंट है, कम बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। एक इंडिविजुअल, एक बॉडी कॉर्पोरेट है और एक बॉडी कॉर्पोरेट है, दोनों ने मिलके बनाई है एक एलएलपी। क्या बना सकते हैं? यस। या दोनों पार्टनर्स है? यस, चलेगा, बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर चलेगा। अब मुझे दो पार्टनर्स तो बिन गए, मुझे दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए। तो मैंने क्या बोला? बॉडी कॉर्पोरेट वन, तेरे तरफ से एक नॉमिनी ला, और वो होना चाहिए इंडिविजुअल, उसको हम बनाएंगे बॉडी कॉर्पोरेट। इसको बोला तू एक नॉमिनी दे, वो भी होना चाहिए इंडिविजुअल, उसको हम बनाएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और बॉडी कॉर्पोरेट बनाएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है। और इन दोनों में से कोई ना कोई एक पर्सन होना चाहिए इंडिया का रेसिडेंट। ठीक है, अगर दोनों ही बाहर के हैं तो चलेगा नहीं। ठीक है, कम से कम एक पर्सन इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब दो फॉरेन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स जो फॉरेनर्स हैं, वो लोग एलएलपी तो बना सकते थे, बट वो लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते, इसीलिए उनकी एलएलपी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। कम से कम एक पर्सन इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक फॉरेन की एलएलपी है और एक फॉरेन की कंपनी है, दोनों एलएलपी तो फॉर्म कर सकते हैं, बट इनको जो इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करना है, ठीक है, वो इंडिविजुअल्स में से कोई तो एक कम से कम इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द क्राइटेरिया। ओके। सो रेसिडेंट का, हाँ, अभी रेसिडेंट का मतलब क्या है? रेसिडेंट का मतलब है उस पर्सन ने हु हैज स्टेड इन द इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जिस भी ईयर की आप बात कर रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो, हम लोग स्टडी कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, तो जिस भी पर्सन की हम बात कर रहे हैं कि वो रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब उसने कम से कम 120 दिन, उन्होंने 4 महीने नहीं बोले हैं, 4 महीने मत लिखना, कम से कम 120 दिन, नॉट लेस देन मतलब मिनिमम, कम से कम 120 दिन उसे इंडिया में रहना चाहिए। उससे कम समय के लिए अगर वो इंडिया में है तो उसको हम रेसिडेंट नहीं मानेंगे। 120, हाँ, 120 भी चलेगा। ठीक है, नॉट लेस देन 120 मतलब 120 या उससे ज्यादा। ठीक है, दैट इज अ क्राइटेरिया सेम। एक एक एग्जाम्पल दिया। सो एक एलएलपी है, इसका नाम, ठीक है, इंडियन एलएलपी, इसमें 5 पार्टनर्स है। ठीक है, एक मिस्टर ए है जो कि नॉन रेसिडेंट है। क्या मिस्टर ए पार्टनर बन सकता है? यस, इंडिविजुअल है। मिस्टर बी भी नॉन रेसिडेंट है। मिसेस सी रेसिडेंट है, मिसेस डी रेसिडेंट है, और मिसेस ई रेसिडेंट है। तो मतलब पांचों इंडिविजुअल्स हैं, 3 रेसिडेंट है और 2 नॉन रेसिडेंट। अब दो लोगों को कम से कम डीपी बनाना पड़ेगा, उसमें से एक होना चाहिए तो हम मिस्टर ए और मिस्टर बी को नहीं बोल सकते कि आप दोनों रेसिडेंट पार्टनर बन जाओ, ये दोनों नॉन रेसिडेंट है। कैसा होगा? ए और सी बन सकता है, ए और डी बन सकता है, ए और ई बन सकता है, बी और सी बन सकता है, बी और डी बन सकता है, बी और ई बन सकता है, या इवन ए बी सी बन सकते हैं, ए बी डी बन सकते हैं, ए बी ई बन सकते हैं। कम से कम एक रेसिडेंट होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, ठीक है, क्विकली देखते हैं एक चीज को, फास्ट। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, है पता है कि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब एक तरह से उसको एक कॉर्पोरेशन का स्ट्रक्चर है, कंपनी जैसा। ठीक है, जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया अंडर दिस एक्ट, इसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, एंड शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। वो आगे दिया है कि एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। पार्टनर्स मर गए, पार्टनर इंसेन हो गए, रिटायर हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो भी एलएलपी चलता रहेगा। एलएलपी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है, एलएलपी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है। सो एलएलपी का एग्जिस्टेंस उसके पार्टनर्स के एग्जिस्टेंस से कोई रिलेवेंस नहीं रखता है। ठीक है। देन सेपरेट लीगल एंटिटी, वापस वही पॉइंट आया है।
जो हमने अभी डिस्कस किया कि एलएलपी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, उसका और उसके पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब जो एलएलपी के क्रेडिटर्स है जिनको पैसा एलएलपी को देना है, वो सिर्फ एलएलपी से ही पैसा लेंगे, वो पार्टनर से पैसा नहीं ले सकते। ठीक है। सो एलएलपी है, एलएलपी ने किसी से लोन लिया है, तो जो पर्सन इसने लोन दिया है वो पार्टनर से पर्सनली पैसा नहीं मांग सकता है, उसको सिर्फ एलएलपी के थ्रू ही पैसा मिलेगा। म्यूचुअल एजेंसी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी पार्टनर लायबल नहीं रहेगा किसी दूसरे पार्टनर के अनऑथोराइज्ड या इंडिपेंडेंट एक्शंस के ऊपर। ठीक है। आप लोग लायबल हो एलएलपी के लिए, एलएलपी के काम के लिए सब पार्टनर्स लायबल, बट कोई भी पार्टनर अपना मन से कुछ करता है, अनऑथोराइज्ड काम करता है, बाकी के पार्टनर्स उसके लिए लायबल नहीं रहेंगे। ठीक है। सो पार्टनर्स, अगर अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देखोगे तो उसमें पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट्स हैं। जैसे अगर ए काम करता है और ए बी सी तीन पार्टनर्स है, तो अगर ए कुछ काम करता है तो बी और सी भी लायबल है उस काम के लिए, क्योंकि ए ने एजेंट बोल के काम किया। ए ने जो भी काम किया वो बी और सी का एजेंट बोल के काम किया, तो ए बी सी तीनों लायबल रहेंगे। बट एलएलपी एक्ट में आप पार्टनर के एजेंट नहीं हो, आप सिर्फ एलएलपी के एजेंट हो, तो कोई पार्टनर कुछ करता है, दूसरे पार्टनर्स उसके काम से मुंह फेर सकते हैं कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं। ठीक है। एलएलपी एग्रीमेंट हमने देखा है, जो एग्रीमेंट पार्टनर्स बनाते हैं उसको हम एलएलपी एग्रीमेंट बोलते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वो तो पता ही है आर्टिफिशियल, क्योंकि ये कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, लीगल पर्सन, उसका भी एक पैन नंबर आता है, इलीगली उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है। इट कैन डू एवरीथिंग, सिर्फ हम उसको जेल नहीं भेज सकते क्योंकि वो कोई पर्सन नहीं है, वो ओथ नहीं ले सकता है, शादी नहीं कर सकता है, तो शादी नहीं करेगा तो डिवोर्स नहीं होगा। ठीक है। वो कोई लर्नेड प्रोफेशन लाइक सीए और डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये पढ़ाई कोई नेचुरल आदमी ही कर सकता है। ठीक है। अ, हाँ, ये जरूरी है कि वो फिक्टिशियस नहीं, झूठा नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो इनविजिबल है, आपको कोई पर्सन दिखेगा नहीं, इनटेंजिबल है, आप उसको टच नहीं कर सकते, बट आप उसको, वो है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है। इमॉर्टल, क्योंकि उस उसकी डेथ ये पार्टनर्स के डेथ के ऊपर नहीं है, नॉर्मली वो चलता जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहे कि एलएलपी बंद नहीं होगा, एलएलपी बंद हो सकता है, बट इन जनरल एलएलपी का पार्टनर्स के लाइफ से कोई रिलेवेंस नहीं है। ओके। कॉमन सील इज इंपॉर्टेंट। अब एलएलपी, जैसे आप नेचुरल पर्सन हो तो आप साइन करते हो डॉक्यूमेंट्स को कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, यस, आप चेक पे साइन करते हो कि ये चेक मैंने दिया है। एलएलपी को भी पेमेंट्स कर रहे हैं, एलएलपी को भी डॉक्यूमेंट्स, हमने देखा कि एलएलपी लीगल पर्सन है तो वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो अपने नाम पे लोन ले सकता है, तो वो साइन कैसे करेगा जब वो पर्सन नहीं है? तो वो साइन करता है थ्रू कॉमन। एन एलएलपी बिन आर्टिफिशियल पर्सन कैन एक्ट थ्रू इट्स पार्टनर्स, उसके पार्टनर्स के थ्रू वो कुछ काम कर सकते हैं, एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एलएलपी में हैव अ कॉमन सील इफ इट डिसाइड्स, तो ये है एक चीज याद रखना, एलएलपी के लिए जो ये कॉमन सील है ये ऑप्शनल है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट दे शुड हैव अ कॉमन सील। इट शिल रिमेन अंडर द कस्टडी, अगर है आपके पास तो वो किसी जिम्मेदार ऑफिशियल के, कोई भी कभी भी उठा रहा है और वो कॉमन सील को, आपने वो टक्का देखा होगा ना, स्टैम्प, वो स्टैम्प की बात चल रही है, तो वो स्टैम्प कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट पे अफिक्स नहीं कर सकता है। जब भी उसको अफिक्स करना हो तो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के सामने करना पड़ेगा। तो एक जिम्मेदारी उनके ऊपर ये है कि अगर कॉमन सील है और वो अफिक्स किया गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के आंखों के सामने हो, उनके प्रेजेंस में होगा। उनके एब्सेंस में आप वो कॉमन सील को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज नथिंग बट कॉमन। देन लिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो हमने देखा है कि हमने एलएलपी बनाई किसके लिए, सो वी वांटेड द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकते हैं। देन मैनेजमेंट, सारे पार्टनर्स मिलके मैनेज करेंगे। सिर्फ याद रखना
कि लीगल कंप्लायंसेस के लिए जिम्मेदारी है सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। तो ये लोग खतरे में रहते हैं हमेशा कि लीगल कंप्लायंसेस सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये चेक करने का काम है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मिनिमम एंड मैक्सिमम, सो मिनिमम वी हैव टू, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। ठीक है। देन प्रॉफिट ओनली, ऑफ कोर्स आप जो बिजनेस कर रहे हो ये लॉफुल बिजनेस प्रॉफिट के लिए, आप समाज सेवा करने के लिए, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने के लिए आप एलएलपी नहीं बना सकते हो। देयर शुड बी अ बिजनेस मोटिव बिहाइंड। ठीक है। बाकी इन्वेस्टिगेशन आपने नहीं किया तो भी चलेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, कन्वर्जन, प्राइवेट फर्म, प्राइवेट कंपनी। ओके, सिर्फ ये याद रखना पब्लिक कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्या क्या कन्वर्ट हो सकता है? एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इनको आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब है लिस्टेड पब्लिक कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्या क्या कन्वर्ट हो सकता है? फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म अलाउड है, प्राइवेट कंपनी अलाउड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी अलाउड। ठीक है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट रिलेवेंट। फॉरेन एलएलपीज जो सिर्फ बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, जैसे हमने बोला कि फॉरेन कंपनी क्या है, जो बाहर बनी है, जहां बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो फॉरेन कंपनी है। वैसे ही जो एलएलपी बाहर बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर हुई है, पर उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन एन इंडियन एलएलपी। ये तो पता है हमें कि फॉरेन एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, वो एलएलपी में पार्टनर बन सकते। ओके, एडवांटेजेस, क्या फायदा है एलएलपी बनाने का? सबसे पहला, एक आपको वो फ्रीडम देगा कि आप आपके एग्रीमेंट के हिसाब से यू कैन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट द बिजनेस। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट imposing डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। जो कंपनीज को बहुत क्राइटेरियाज पूरे करने हैं, बहुत कंडीशंस पूरे करने हैं, वो इनको करने की जरूरत नहीं है। इजी टू फॉर्म, इट्स वेरी इजी, आप देखोगे आगे कैसे फॉर्म करना है। लिमिटेड लाइबिलिटी, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई कोई हमारा क्राइटेरिया नहीं है कि कैपिटल इतना ही होना चाहिए, इतना ही लोन होना चाहिए, इतना ही कॉन्ट्रिब्यूशन कर सकते हो, आपके ऊपर है। इजी टू डिसॉल्व, अगर फर्म को बंद करना है तो वो भी कुछ बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, लीगली आप प्रोसेस। ठीक है। बहुत रिलेवेंट नहीं है एडवांटेजेस। आपके लिए रेलेवेंट रहेगा ये वाला पार्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, की एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते कैसे है। ठीक है। सेक्शन नंबर 11 याद। The most important document needed for registration is the incorporation document. For a LLP to be incorporated, two or more person associated for carrying on a lawful business with the view to earn profit, इसको आप प्यार से पार्टनर्स बोलोगे, they shall subscribe their name to the incorporation document। तो आपको क्या सबमिट करना है? आपको सबमिट करना है एक इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट करना मतलब फॉर्म करना, उसको खड़ा करना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इसको कौन लोग साइन करेंगे? जितने भी पार्टनर्स होंगे, कम से कम दो, या जितने भी होंगे वो लोग साइन करेंगे। सब्सक्राइब देयर नेम्स मतलब दे विल साइन दैट हाँ हम इस एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। The incorporation document shall be filed in such manner with such fees as may be prescribed by the registrar in which the registered office of LLP is to be situated। आप जहां पे भी आपका एलएलपी का हेड ऑफिस बनाना चाहते हो, मान लीजिए आप हेड ऑफिस बनाते हो मुंबई में, तो मुंबई में अगर आपका एलएलपी का हेड ऑफिस है, तो महाराष्ट्र स्टेट का जो रजिस्ट्रार है वो आपको बताएगा कि आप, वहां पे लिखा हुआ है कि आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कैसे भरना है, उसमें क्या क्या भरना है और उसके लिए कितनी फीस पे करनी है। उस हिसाब से आप वो डॉक्यूमेंट भरोगे, वो फीस भरोगे और आप रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट को देके जाओ। ठीक है। और उसी के साथ में आपको एक स्टेटमेंट भी फाइल करना है। तो आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ में एक स्टेटमेंट फाइल करना है। Statement to be filed along with incomes document, a statement in prescribed form
ये बनाया जाएगा एक तो बाय किसी एडवोकेट, किसी लॉयर के थ्रू, किसी सीएस के थ्रू, या किसी सीए के थ्रू, या किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू, हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी बाय एनी वन हु सब्सक्राइब इन द नेम। तो मतलब इस स्टेटमेंट को दो लोग साइन करेंगे, कौन कौन? ये जो स्टेटमेंट बनाया आपने, ये स्टेटमेंट को साइन कौन करेगा? तो कोई सीए करेगा, कोई सीएस करेगा, या कोई कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, या कोई लॉयर करेगा, और दूसरा कोई भी पार्टनर जिसने ये वाले डॉक्यूमेंट पे साइन किया। इन दोनों का एक एक साइन लगेगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये लिखा रहेगा कि आपने एलएलपी एक्ट के सारे रूल्स रेगुलेशंस पूरा किया है, बेसिकली वो लिखा रहता है आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। देन इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेगा? एलएलपी का नाम, ठीक है, ये बातें को याद रखनी है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहने वाला है। एलएलपी का नाम, आपका प्लैंड बिजनेस क्या है, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस का, फिर पार्टनर्स का नाम और उनका एड्रेस, जो पार्टनर्स बनने वाले हैं, ठीक है, फिर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनने वाले हैं उनका नाम और पता, ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एलएलपी एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो अभी के लिए तो आपके पास देर आर हाउ मेनी कंडीशंस? सो 1 2 3 4 5, 5 बातें देनी है आपको। एलएलपी का नाम, एलएलपी का बिजनेस, एलएलपी का एड्रेस, पार्टनर्स का एड्रेस और नाम, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम और एड्रेस। जो भी पर्सन वो जो स्टेटमेंट ऊपर बना रहे थे हम, जो हमने जो सीएस सीए ने साइन किया और जो किसी पार्टनर ने साइन किया, ठीक है। If a person makes a statement as discussed above which is known to be false, आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आपने स्टेटमेंट में कुछ रॉन्ग झूठी इंफॉर्मेशन दी और आपको मालूम थी कि वो झूठी है, या डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, आपको पता नहीं है कि ये सच है या झूठ है, बट आपने कोशिश नहीं किया जानने का ये सच है या ये झूठ है, shall be punishable with imprisonment for 2 years and fine of this amount। ठीक है, याद रखने की कुछ खास जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना, अगर आप स्टेटमेंट में डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत लिखते हो और आपको मालूम था कि ये चीज गलत है, या आपने कोशिश नहीं किया समझने का कि ये सही है या नहीं है, तो आपके ऊपर लीगल पेनल्टीज लगेंगी, ठीक है। देन इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सेक्शन 11 में आपने एप्लीकेशन किया। सेक्शन 12 में क्या होगा? जब आप रिक्वायरमेंट्स पूरे कर सेक्शन 11 के, तो रजिस्ट्रार आपका डॉक्यूमेंट रखेगा, ठीक है, और विद इन द 14 डेज आपका वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करके आपको एक सर्टिफिकेट देगा, विच इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएल, ठीक है। वो ऑफ कोर्स ये सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ने साइन किया रहेगा, और उसने उसके ऑफिशियल सील, जैसे आपका कॉमन सील है उसका भी सील है, उसके सील से उसने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया कि हाँ ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो 14 डेज के अंदर अंदर आपके अगर सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाते हैं, तो रजिस्ट्रार आपको आपका सर्टिफिकेट दे देगा। ये सर्टिफिकेट एक सफिशिएंट एविडेंस है कि आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई, ठीक है। तब का डिस्कशन आई होप इज ओके। अब रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज, हर एक एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी कम्युनिकेशन, जो कुछ भी नोटिसेस है वो वहीं पे आएंगे, उसी एड्रेस पे आएंगे, ठीक है। A document may be served on the LLP or partner or DPs by post under a certificate of posting or by registered post at the registered office or any other address specifically declared by LLP with the purpose of such। अगर आप बोलते हो कि हमारा सारा लेटर्स ये एड्रेस पे भेजना, तो वो एड्रेस पे, जो भी एड्रेस आपने बोला है उस एड्रेस पे सारे कम्युनिकेशंस भेजे जाएंगे, सर्टिफिकेट्स, सारे कम्युनिकेशन, सारे नोटिसेस भेजे जाएंगे। LLP may change the place of its office and file the notice of such change in such manner subject such conditions। आपको जब भी आप कोई एड्रेस चेंज करो, तो आरएसई के पास तो हर एक का बायोडेटा नहीं है, या हर एक का हर एक रोज उठ के वो फोन नहीं करता है तुम्हारा एड्रेस चेंज हुआ क्या नहीं। आपको बताना पड़ेगा आरओसी को कि हमारा एड्रेस चेंज हो। इफ एलएलपी कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजंस, तो आपके ऊपर पेनल्टी है, ठीक है। अब आपका रजिस्ट्रेशन होने के क्या क्या असर होंगे,
ठीक है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एलएलपी शैल बाय इट्स नेम बी केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट। सो सबसे पहले सुइंग एंड बीइंग सूड, आप किसी के ऊपर कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपके ऊपर भी कोई केस दर्ज कर सकता है, तो कोर्ट केस चालू हो सकता है एलएलपी के नाम के ऊपर, और एलएलपी भी डाल सकती है किसी और के ऊपर केस। एलएलपी कैन अक्वायर, ओन, होल्ड, डेवलप और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल। बेसिकली प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना कर सकती है एलएलपी रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है। फिर कॉमन सील ले सकती है अगर वो चाहती है। फिर डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स और थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर। बेसिकली आपकी जो लाइबिलिटीज है, आपको पे करना है, गुड्स खरीदना है, आपने लाइबिलिटी लिया है, आपको वो पे करना पड़ेगा। जो भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट काम करता वो आप कर सकते हो द मोमेंट यू गेट द रजिस्ट्रेशन। ठीक है। सेक्शन 15 ऑफ नेम इज इंपॉर्टेंट। हर एक एलएलपी के जो नाम है उसके आखिर में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी ऐसा लिखना पड़ेगा। मतलब अगर आप एलएलपी बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल विश्वास, ठीक है, विश्वास सब कुछ नाम से आपने एलएलपी बना, तो विश्वास मिसेस विश्वास एल एल पी, या मिसेस विश्वास लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है। No LLP shall be registered by a name which in the opinion of central government is undesirable। सरकार को लगता है कि ये नाम गलत है, ये नाम समाज को खराब करेगा। आप बोलते हो ड्रग्स, आपके नाम में ड्रग्स आ रहा है, ये वर्ड आ रहा है, यस। तो सरकार आपका जब नाम पढ़ती है, आप शायद वो ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट आपका नाम कुछ रिजेंबल कर रहा है जो कि उनके हिसाब से अनडिजायरेबल है, जो कि उनके हिसाब से सोशली नॉट फिट है। ठीक है। ऐसे नाम के साथ आप एलएलपी को रजिस्टर नहीं कर सकते हो। और अगर आपका एलएलपी का नाम किसी दूसरे एलएलपी या कंपनी से आइडेंटिकल हो, या टू नियरली मतलब बहुत सिमिलर हो, ऑलरेडी एक एलएलपी है और आपके एलएलपी का नाम उसके एलएलपी के नाम से बहुत सिमिलर है, या किसी के ट्रेडमार्क से बहुत सिमिलर है, फॉर एग्जाम्पल बाटा, अमूल, सारे ट्रेडमार्क्स है, सारे ट्रेड नेम्स है। मैं अगर इनके नाम से क्लोज बाय नाम में बनाता हूँ, ऐसे मेरे को मुझे अमूल, AMOOL, इस इस नाम से बनाना है एलएलपी, तो ऑलरेडी एक बड़ा कंपनी इस नाम से रजिस्टर्ड है। अगर मैं दूसरा फॉर्म बनाता हूँ, दूसरा एलएलपी बनाता हूँ, तो लोग शायद मेरे नाम के एलएलपी को यही वाला बिजनेस मानना शुरू कर देंगे। इट विल बी अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ऐसे नाम अलाउड नहीं है। ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ नेम, आप नाम रिजर्व कर सकते हो। अ पर्सन में अप्लाई इन सच अ फॉर्म और मैनर प्रिस्क्राइब्ड विद सच फीस विद द रजिस्ट्रार फॉर रिजर्विंग द नेम। ठीक है। एज द नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी और द नेम ऑफ द एलएलपी प्रपोज, मतलब एक आप एक नया एलएलपी बनाना वाले हो, उसका नाम आपको अभी बुक कर लेना है, तो आप एक न्यू एलएलपी का नाम रिजर्व कर सकते हो। या कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी है उसका नाम चेंज करना है, और तुरंत नहीं करना है, तो आप नाम रिजर्व करें। अच्छा, तो फिर कब तक रिजर्व हो सकता है? जब आप ये एप्लीकेशन करोगे और रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि जो भी नाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अनडिजायरेबल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, टू नियर रिजेम्बल्स नहीं है, सब कुछ उसने चेक कर ले रजिस्ट्रार ने, तो वो आपका नाम रिजर्व करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। आपने जिस दिन पे जिसको इंटीमेट किए वो उस दिन से 3 महीने तक रजिस्ट्रार आपको इंटीमेट करेगा कि हाँ मैंने आपका नाम रिजर्व किया, उस तारीख से 3 महीने तक आपका नाम रिजर्व हो। उस 3 मंथ्स में आपको एलएलपी फॉर्म कर लेनी पड़ेगी, या एग्जिस्टिंग एलएलपी को नाम चेंज कर लेना पड़ेगा। 3 महीने से ज्यादा वक्त रुकेगा नहीं। ठीक है। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड सेक्शन 15, 16,
इफ थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज, अगर गलती से एलएलपी को उसके फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे या उसके नाम चेंज करने पे एक ऐसा नाम मिल गया जो आइडेंटिकल है किसी दूसरे एलएलपी से या कंपनी से, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से रिजेंबल करता है, गलती से रजिस्ट्रार ने आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया। एक तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया होगा, या आपने एग्जिस्टिंग एलएलपी का नाम चेंज किया और रजिस्ट्रार ने वो चेंज कर भी दिया गलती से, और बाद में मालूम पड़ा कि ये एलएलपी का नाम किसी दूसरे एलएलपी से बहुत सिमिलर है, दूसरे कंपनी से सिमिलर है, या दूसरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जैसे आई टोल्ड यू अमूल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या एचडीएफसी, ये सब जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से ट्रेडमार्क कंपनीज है, नाइकी, इसका जो लोगो है, एप्पल, ये सब से अगर वो सिमिलर है और गलती से ये हो गया, देन ऑन एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी और प्रोप्राइटर, मतलब जो ओरिजिनल कंपनी है उनके एप्लीकेशन पे, जैसे अगर अमूल कंपनी का, मैंने अमूल नाम से शुरू कर दिया एलएलपी और गलती से मुझे मिल भी गया रजिस्ट्रेशन, और जब इस कंपनी को मालूम पड़ा कि सिमिलर नाम वाली कंपनी एलएलपी रजिस्टर हो चुकी है, तो ये अमूल एप्लीकेशन करेगा, ठीक है। तो उनके एप्लीकेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेल द एलएलपी टू चेंज इट्स नेम और न्यू नेम विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। जब भी ये एप्लीकेशन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी को बोलेगा, बस 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ, अपना नाम चेंज कर लो। तुमको जो नाम मिला है वो गलती से मिला है, वो नाम किसी दूसरे एलएलपी से सिमिलर है, तुम इस नाम से आई कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉर्मल तो मिलेगा ही नहीं। अगर मिल भी जाता है और वो कंपनी अप्लाई करता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आपको 3 महीने का टाइम देगा नाम चेंज करने। हाँ, ये 3 मंथ्स का टाइम इज फॉर सिमिलर नेम और ऑफ द कंपनी और एलएलपी। बट अगर आपने किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कॉपी कर लिया गलती से, तो आपके पास वक्त है कि आपको ये 3 साल के अंदर अंदर ही एप्लीकेशन करना। मतलब अगर आपने सिर्फ नाम अब अमूल को, अगर कोई कंपनी का नाम होता, ठीक है, उस नाम को अगर मैं कॉपी करके गलती से एक नया कंपनी बना देता हूँ, तो वो पहला वाला कंपनी कभी भी अप्लाई कर सकता है। वो ये 5 इयर्स के बाद भी आया कि बोला कि अरे ये नाम की एलएलपी तो गलत है, 5 साल के बाद आया और बोल रहा है कि तुमने एक एलएलपी बनाई थी 5 साल पहले, और उसका नाम और हमारा नाम बहुत सिमिलर है, उसका उसका नाम चेंज करने लगा है। कर सकते हैं। बट अगर आप किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और उस ट्रेडमार्क वाले पर्सन को बोलना है कि तुम्हारा नाम चेंज करो, तुम्हारा ट्रेडमार्क हमारे ट्रेडमार्क से, या तुम्हारा नाम हमारे ट्रेडमार्क से बहुत सिमिलर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन और चेंज ऑफ, मतलब अगर ये ट्रेडमार्क मैंने कॉपी किया है, तो इस कंपनी को मेरा नाम चेंज करने के लिए या ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन करने के लिए 3 साल का टाइम। ठीक है, सिर्फ एलएलपी का नाम या कंपनी का नाम अगर सिमिलर है, तो देर इज नो टाइम लिमिट। इसके लिए देर इज नो टाइम लिमिट, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। बट ये केस के लिए आपको 3 इयर्स के बीच में अप्लाई करना है, क्योंकि 3 साल के बाद तो दूसरा कंपनी भी तो अपने आप में एक बड़ा ट्रेडमार्क बन जाता है, और अब उसके नाम पे बिजनेस चल रहा है। तो अब हम कैसे बोलेंगे कि पहले वाली कंपनी कैसे बोल सकती है कि तुमको हमारे हमारे नाम का बेनिफिट मिल रहा है? नहीं। 3 साल पहले, 3 साल तक समझ सकते थे हम लोग, बट अब आप आज 10 साल हुए उस कंपनी, और अब आप बोल रहे हो कि उस कंपनी ने हमारा ट्रेडमार्क कॉपी किया है। तो भैया 10 साल में तो उस कंपनी ने अपना खुद का ब्रांड खड़ा कर दिया, तो उसका नाम अब हम चेंज करने को नहीं बोलेंगे। ठीक है। देन वेरी LLP changes its name and obtains a new name, it shall within a period of 15 days from such change give notice to of registrar along with the, कि भैया हमको गवर्नमेंट का ऑर्डर मिला था,
इस गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से हमको नाम चेंज करने को बोला है, वो चेंज करने का हमने कर दिया है, और हम आपको ये इंटीमेट कर रहे हैं 15 डेज के अंदर अंदर आपको इंटीमेट करना है कि हमारा नया नाम क्या रहे। ठीक है, और उसके ऊपर आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा 30 डेज के अंदर अंदर। आपने जो भी नया नाम लिया होगा उस नए नाम से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो आपने आज एलएलपी बनाई, ये एलएलपी का नाम किसी दूसरे एलएलपी के साथ सिमिलर है, उस दूसरे एलएलपी ने एप्लीकेशन किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसका नाम चेंज करो। इन्होंने इनको बोला कि तुमको 3 मंथ्स का टाइम है ये नाम चेंज करने के लिए। इन्होंने 10 दिन के अंदर ही नया नाम ढूंढ लिया, और ये 10 दिन खत्म होने के बाद, नया नाम ढूंढने के बाद, विद इन 15 डेज इन्होंने इंटीमेट किया आरओसी को, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार ने उसके 30 डेज के अंदर एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनाया और इनको वापस भेजा। बेसिकली ये टाइमलाइन है यहाँ। ठीक है, इफ द एलएलपी इन डिफॉल्ट इज कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट, अगर आपने आपका नाम नहीं चेंज किया तो गवर्नमेंट खुद आपका नाम चेंज कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव अ न्यू नेम, और वही नाम से आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको पुराना नाम यूज करना अलाउड नहीं रहे। आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया था, आपने 3 मंथ्स में अगर आपका खुद का नाम चेंज नहीं किया तो गवर्नमेंट ही आपका नाम चेंज कर देगा, और गवर्नमेंट इंटीमेट कर देगा रजिस्ट्रार को भी कि इसको एक नया सर्टिफिकेट इशू करें। ठीक है, सो ये कथा सेक्शन नंबर 17 ऑफ चेंज ऑफ नेम। ओके, अब इन्होंने कुछ डिस्टिंग्विश दिए। हम इसमें से सारे तो करेंगे नहीं, पहले दो डिस्टिंग्विश, अच्छा दो ही है, चलो ठीक है। पहला डिस्टिंग्विश है बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। सो एलएलपी और पार्टनरशिप में फर्क क्या है? एलएलपी के ऊपर एलएलपी एक्ट लगता है 2008, पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर पार्टनरशिप का 1932 का एक्ट है। एलएलपी इज एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, उसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये बनता है लीगल प्रोसेस से, ये बनता है एग्रीमेंट से। हमको याद है कि हमने पार्टनरशिप में देखा था, ओरल एग्रीमेंट से भी आपका पार्टनरशिप बन जाता है, बट ऐसा एलएलपी में नहीं होता है। एलएलपी में रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, बट पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करो नहीं करो आपके ऊपर है। रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी। एलएलपी कैन स्यू और बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, एलएलपी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, बट एलएलपी भी केस फाइल कर सकता है, बट पार्टनरशिप में सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही आप केस फाइल कर सकते हो थर्ड पार्टीज के ऊपर। तो समझ लीजिए, ये अगर एलएलपी है, इसको केस फाइल करना है थर्ड पार्टी पे, कर सकता है, और थर्ड पार्टी को इसके ऊपर केस फाइल करना है, कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म में थर्ड पार्टी को पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस फाइल करना है तो कर सकता है, बट अगर पार्टनरशिप फर्म को थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल करना है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बिना आप केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, वो देखा है हमने कि पार्टनर्स की डेथ इंसैनिटी से एलएलपी बंद नहीं होती है, जबकि पार्टनर्स की डेथ इंसॉल्वेंसी से पार्टनरशिप कैन कम टू अ क्लोजर। एलएलपी के नाम के एंड में आपको एलएलपी वर्ड लिखना है, ऐसा कोई गाइडलाइन पार्टनरशिप के लिए नहीं है। एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, यहाँ पे अनलिमिटेड। एलएलपी में सारे पार्टनर्स सिर्फ एलएलपी के लिए लायबल, यहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए लायबल। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स यहाँ पे कम से कम दो चाहिए, यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एलएलपी कैन हैव अ कॉमन सील, यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एलएलपी के लीगल कामों के लिए कौन जिम्मेदार? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, सारे पार्टनर सारे कामों के जिम्मेदार। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, फॉरेन नेशनल कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी, फॉरेन नेशनल कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे माइनर को एडमिट करना अलाउड है सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि माइनर को एलएलपी में लेना ही अलाउड नहीं है, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर को लिया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट, या इस पूरे यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बस ये रहेगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एलएलपी एंड कंपनीज। ठीक है,
एलएलपी और कंपनी में क्या डिफरेंस है? तो एलएलपी comes under LLP Act 2008. Companies come under Companies Act 2013. यहाँ पे हम उनको पार्टनर्स बोलते हैं, यहाँ पे हम उनको बोलेंगे मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। ठीक है। एलएलपी का इंटरनल गवर्नेंस है, दैट इज डन बिटवीन द पार्टनर्स। यहाँ का तो जो एक्ट ने लिखा है वो फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वर्ड्स यूज करना है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या वर्ड यूज करना है एलएलपी। यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो पब्लिक कंपनी यूजेस द वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी यूजेस द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम नो सच लिमिट। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अग्री, उन्होंने जितना अग्री किया कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टू द अनपेड अमाउंट ऑफ एनी शेयर्स विच आर हेल्ड बाय देम। यहाँ पे बिजनेस मैनेज करेंगे पार्टनर्स। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं और वो मैनेज करते हैं बिजनेस को। यहाँ पे दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, यहाँ पे होते हैं डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये डिस्टिंग्विश आपको याद रखना है। विद दिस वी फिनिश LLP Act 2008.